क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 civil services. Civil services had very important place in administration. The officials appointed through civil services were offered high government posts. जो भी ऑफिसर्स की भर्ती होती थी सिविल सर्विसेज परीक्षा के बाद उनको गवर्नमेंट में ऊंची पोस्ट मिलती थी. दो द इंडियंस वर अलाउड टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इन 1853, but they could not take the advantage of this situation because the examination was organized only in England and medium of instruction was English language. हालांकि भारतीयों को सिविल सर्विसेज एग्जाम फेस करने का मौका दिया जाने लगा था 1853 से, लेकिन फिर भी बहुत सारे भारतीय जो थे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं दे पाते थे क्योंकि ये एग्जाम इंग्लैंड में होता था और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी सिखाने का जो माध्यम था वो इंग्लिश था. द एज फॉर अपियरिंग इन दीज एग्जामिनेशंस वाज 23 ईयर्स. इन एग्जामिनेशंस को फेस करने की जो एज थी वो 23 ईयर्स थी 1853 में, जिसको और ब्रिटिशर्स ने कम कर दिया, 21 साल कर दिया उन्होंने 21 ईयर्स 1860 में, और कम कर दिया इसको 1876 में 19 ईयर्स कर दिया. तो इससे और ज्यादा कठिनाई होने लगी इंडियंस के लिए. सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होना और उसको पास करना बहुत मुश्किल हो गया इंडियंस के लिए. ओनली द यूरोपियंस हैड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशंस. केवल यूरोपियंस के पास ये अपॉर्चुनिटी यानी अवसर होता था कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स फेस कर सकें. लेटर अंडर द प्रेशर एंड कांस्टेंट डिमांड ऑफ इंडियंस, बाद में जब इंडियंस ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, बहुत ज्यादा डिमांड की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इसकी एज थी वो फिर से 24 ईयर्स कर दी 1906 में. However, the Indians who availed the competition were mostly from upper class or the well-wishers of British government. लेकिन फिर भी इस एग्जाम को देने वाले ऐसे लोग थे जो अपर क्लास को बिलोंग करते थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेल विशर्स थे, वही लोग ज्यादातर ये सिविल एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देते थे. ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी. In the beginning, the objective of the British policy was to make the Indians mental slaves. शुरू में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ये पॉलिसी थी कि भारतीयों को मेंटल स्लेव्स बना लिया जाए यानी मानसिक गुलाम. The British education policy was initialized in the beginning of the 18th century. इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई. The missionaries arrived in India in 1820, जिसके लिए मिशनरीज आए 1820 में, and started imparting English education. और उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन यहां पर इम्पार्ट यानी बांटना स्टार्ट किया. 1854 में वुड प्रपोजल्स हैड सजेस्टेड टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन साइमल्टेनियसली विद द एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस. 1854 में वुड्स प्रपोजल जो था उसमें लिखा हुआ था कि इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए भारतीय लैंग्वेजेस के साथ. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सेक्युलर बेसिस दिस प्रपोजल वाज mooted टू प्रोवाइड फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. पहली बार इसमें लिखा गया कि स्कॉलरशिप दी जाए, जो एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी जाए. इन 1882 लॉर्ड रिपन कंस्टिट्यूटेड हंटर कमीशन. 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन बनाया टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वुड्स ने जो सलाह दी थी उसको लागू किया जाए. ये जिम्मेदारी हंटर कमीशन की थी जो लॉर्ड रिपन ने दी थी हंटर कमीशन को 1882 में. दिस लेड एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन. इस पर प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत जोर दिया गया था. फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन मेंटल एजुकेशन को प्राथमिकता दी गई थी. 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया. 1919 एक्ट में entrusted the responsibility of education department
टू प्रोविंशियल काउंसिल्स। 1919 में जो एक्ट बना उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी प्रोविंशियल काउंसिल यानी स्टेट काउंसिल को दे दी गई। अंडर द सार्जेंट प्लान इन 1944 में जो प्लान आया सर्जेंट प्लान, उसके अकॉर्डिंग ये कंपलसरी किया गया कि द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी की गई 1944 में सर्जेंट प्लान के अंतर्गत। इनिशियली द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी माइट have not been beneficial to Indians, but it played major role in motivating Indians towards national integrity. शुरू में तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के ज्यादा फायदे समझ में नहीं आए, लेकिन बाद में इसी एजुकेशन पॉलिसी के कारण हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन था, नेशनल यूनिटी, वो काफी मजबूत हुई। लोग पढ़े लिखे हो गए, साक्षर हो गए, चीजों को समझने लगे। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस। In 1858 there were 562 states ruled by Indian rulers. 1858 में 562 ऐसे राज्य थे जहां पर इंडियन रूलर्स उनका राज्य था। The Queen's proclamation had promised not to extend the British territories in India. क्वीन के प्रोक्लेमेशन में लिखा हुआ था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में और नहीं फैलाएंगे। एंड रिस्पेक्ट द राइट्स, डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ इंडियन प्रिंसेस। और इंडियन जो रूलर्स थे उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। बट इट प्रूव्ड मेयर प्रोक्लेमेशन, ये लेकिन ये केवल बातें ही साबित हुई, किया उन्होंने वैसा कुछ नहीं। इन 1874 द किंग ऑफ बड़ौदा मल्हार राव गायकवाड़ वॉज डीथ्रोन्ड। 1874 में बड़ौदा के जो राजा थे मल्हार राव गायकवाड़, उनको डीथ्रोन कर दिया गया, मतलब सिंहासन से हटा दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय हिज डिसेंडेंट। इन 1876 क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1876 में हमने पहले भी देखा कि क्वीन विक्टोरिया को एक और टाइटल मिल गया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया का। एंड शी वॉज द सोल अथॉरिटी ऑफ इंडियन अफेयर्स। और जो इंडियन अफेयर्स थे पूरे क्वीन विक्टोरिया के हाथों में थे। विद द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एज द पैरामाउंट अथॉरिटी इन इंडिया, द पावर एंड स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिंसेस वर फर्दर रिड्यूस्ड। जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रभाव भारत में बढ़ता गया, हमारे यहाँ के रूलर्स की जो अथॉरिटी थी, जो पावर्स थी, वो धीरे धीरे और कम होती गई। नाउ इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर सुप्रीम पावर में थे, तो उनकी जिम्मेदारी बन गई कि वो इंडियन रूलर्स की रक्षा करें, इंटरनल यानी अंदरूनी खतरों से भी और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी खतरों से भी ब्रिटिशर्स हमारी रक्षा करें या हमारे रूलर्स की। दिस गेव अनलिमिटेड पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इससे ब्रिटिशर्स के हाथ में अनलिमिटेड पावर्स आ गई और वो हर किसी के राज्य में इंटरनल अफेयर्स में भी दखल देने लगे। द गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन इवन बैंड द फॉरेन ट्रैवल बाय इंडियन प्रिंसेस विदाउट हिज परमिशन। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने भारतीयों के फॉरेन ट्रैवल यानी किसी दूसरे देश में जाके घूमने पर भी बैन लगा दिया। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि पहले परमिशन ली जाए गवर्नर जनरल से। यदि किसी भारतीय को किसी दूसरे देश में जाना है तो पहले गवर्नर जनरल से परमिशन ली जाए, उसके बाद ही कोई भारतीय किसी दूसरे देश में जा सकता है। इतना दखल था उनका इंडिया में ब्रिटिशर्स का। इन 1947 माउंटबैटन प्लान प्रोवाइडेड चॉइस टू इंडियन प्रिंसेस टू लिव आइदर अंडर इंडिया और पाकिस्तान। In fact, after 1857, the British had pursued the policy of divide and rule in India, which divided the Indian society into two categories, exploiter and exploited. 1947 में माउंटबैटन प्लान के अनुसार भारतीय राजाओं को ये छूट दी गई कि वो या तो इंडिया के अंडर में रहें या पाकिस्तान के अंडर में रहें। और 1857 के बाद जो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की,
उससे हमारा भारतीय समाज दो भागों में बट गया था, एक एक्सप्लॉइटर और दूसरा एक्सप्लॉइटेड, यानी शोषण करने वाले और शोषित हुए लोग। इन दो भागों में भारतीय समाज बट चुका था। द रिलीजियस बिगोटरी, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म वर द इक्वेशंस इन द कंट्री। हमारे देश में जो बहुत बड़े मुद्दे थे वो धार्मिक मुद्दे थे, कम्युनलिज्म यानी समाजवाद, कास्टिज्म यानी जातिवाद, ये इनके कारण उभर कर सामने आए। द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वर कंप्लीटली प्लंडर्ड। हमारे यहाँ के रिसोर्सेज का पूरी तरीके से शोषण किया ब्रिटिशर्स ने। नाउ द नीड वॉज टू रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चर एन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द प्रोसेस बिगैन विद द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। इतना सब होने के बाद एक नए इंडिया को बनाने की, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ी, जिसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई जब हमें फ्रीडम मिली 15 अगस्त 1947 से।